अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी, मोइजुद्दीन? हेलो मोइजुद्दीन, कैन यू हियर मी? यस आवाज आ मैम। रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। तो हमने पिछली क्लास में कौन सा चैप्टर कर लिया था? इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड टीम। इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड टीम्स। अब हम अगला चैप्टर करेंगे, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। क्या लगता है आपको मोइजुद्दीन, इन इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को क्या चीज मोटिवेट करती है? प्रमोशन, बोनस, लीव। बिल्कुल, अगर हम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की बात करें तो हम यहाँ स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एक बिजनेस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, टीम्स एंड एम्प्लॉयज, स्टाफ, इसकी बात हो रही है। इन लोगों को, इस सेक्टर को क्या चीज है जो मोटिवेट करती है? तो सबसे बड़ी चीज जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो है मनी, पैसा। बिकॉज इसी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। यस और नो? तो अब मनी शक्ल यस। बोनस की हो, या सैलरी की हो, या इंसेंटिव की हो, इट डिपेंड्स, या ओवर टाइम की हो, कोई भी शक्ल हो, तो इट्स ऑल अबाउट मनी। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि कोई चीज मोटिवेट कर सकती है इनको, या करती होगी? कोई एक्टिविटीज करवानी। कोई? एक्टिविटीज वगैरह भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, पिकनिक वगैरह हो गई। ओके, कोई एक्टिविटी हो गई, कोई पिकनिक हो गई। अच्छा, और? इसके अलावा कोई चीज? कुछ बेस्ट एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ दे दिए, जैसे बेस्ट एम्प्लॉय का रिवॉर्ड होता है, इस तरह की कोई चीजें हो गई। ऑल राइट, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड हो गया, कुछ इस तरह के रिवॉर्ड्स हो गए। परफेक्ट। ऑल राइट, लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर एंड सी कि हमें क्या सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है इस चैप्टर में। प्लीज रीड द डेफिनेशन। मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? Motivation is concerned with that cause people act in a certain way, whether it be drinking a glass of water to reduce stress or working hard to achieve a promotion at work. जी, मोटिवेशन इज कंसर्न विद व्हाट कॉजेस पीपल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम सिर्फ स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज की नहीं, इन जनरल लोगों की बात कर रहे हैं कि आखिर लोग काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिंदगी में, तो उनको क्या चीज मोटिवेट करती है? तो देर आर ओनली टू थिंग्स जो हमने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। कोई भी एक्शन करने के लिए मोटिवेशन, या उसकी ड्राइव, जिसको हम कहते हैं ड्राइव बिहाइंड द कॉज, ड्राइव बिहाइंड द एक्शन, would be what? Would be either number one, pain, और number two, pleasure। ये दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान कोई भी एक्शन या तो करता है या नहीं करता। दर्द से बचने के लिए, या फिर प्लेजर को अचीव करने के लिए। दर्द, पनिशमेंट, जिसको हम कहते हैं अनप्लेजेंट फीलिंग्स, अनप्लेजेंटनेस किसी को भी नहीं पसंद, अनप्लेजेंटनेस, ये दोनों ही वो रीजंस हैं, वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जिसको सामने रखते हुए कोई भी इंसान कोई एक्शन लेता है। दैट इज द मोटिवेशन। बट अब हम अगर स्पेसिफिकली इदारे में बात करें, तो इदारे में भी यही दो चीजों से बचने के लिए, बॉस की डांट से बचने के लिए,
वो काम करेगा या नहीं करेगा। प्लेजर, रिवॉर्ड लेने के लिए, सैलरी या बोनस लेने के लिए, कमीशन लेने के लिए वो काम करेगा। तो ये दोनों ही फैक्टर्स मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनी एक्ट बिहाइंड, फॉर एनी एक्शन ऑफ अ ह्यूमन। नेक्स्ट, in practice, the words motives and motivation are commonly used in different contexts to mean the following. Motive या motivation, goal, मकसद क्या है, outcome क्या है, the mental process of choosing desired outcome and the social process. Social process का क्या मतलब है? Social process by which other people motivate us to behave the ways they wish. Social process मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, इसको कहा जा रहा है मैनिपुलेशन। क्या दूसरा इंसान मैनिपुलेट करके हमसे वो काम करवा सकता है जो वो करना चाहता है, जो वो करवाना चाहता है? तो दैट्स अ सोशल प्रोसेस। अब सोशल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें फैमिली आ जाती है, फैमिली ब्लैकमेल कर रही है इमोशनली, ठीक है, ब्लैकमेल कर रही है इमोशनली, प्रेशर डाल रही है, शादी कर लो, मरने से पहले मैं तुम्हारी बेगम का मुंह तो देख लूं। अपने पोतों पोतियों को तो खिला लूं। तो ये है सोशल प्रोसेस जिससे मैनिपुलेशन हो रही है बेसिकली, एंड यू आर मोटिवेटिंग और अदर पीपल टू डू समथिंग, टू टेक एक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट, नीड्स एंड गोल्स। नीड्स एंड गोल्स, देखो हर इंसान की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ गोल्स, ख्वाहिशात होती हैं। हमें मैस्लो की हायरार्की अगर आपको याद हो तो, मैस्लो की हायरार्की हमें कहती है कि सबसे बेसिक जो है ना, इंसान की सबसे बेसिक पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका खाना पीना, ये दो बेसिक है। खाना पीना, कपड़ा और सर पे छत, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है आपकी। फिर सेफ्टी नीड्स, कि आपको महफूज फील हो, आप एक जहां भी रह रहे हो वहां पे आप, आपके दुश्मन नहीं हो आपके आसपास, यू वांट टू फील सेफ। उसके बाद आपकी इमोशनल नीड्स आती हैं, आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल हो। फिर इंटेलेक्चुअल नीड्स आती हैं, एंड देन फाइनली जब आपकी ये सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आप सफर तय करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अब आप यू थिंक बियॉन्ड योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, इमोशनल नीड्स, यू थिंक बियॉन्ड दैट, यू थिंक अबाउट अदर्स। तो ये कुछ लोगों की बेसिक नीड्स होती है जिसको फुलफिल करने के लिए इंसान जॉब पे जाता है, पैसे कमाता है ताकि दो वक्त की रोटी कमा सके। उसके बाद कुछ ख्वाहिशात होती हैं, जब नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इंसान की ख्वाहिशात आ जाती हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, फलाना हो, एप्पल आईफोन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स द नीड्स एंड द गोल्स। नेक्स्ट, each individual or has also set of goals. The relative importance of those goals to the individual may vary with time and circumstance and other factors. ये goals change होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। आपकी उम्र बढ़ती है, आप जब छोटे होते हो तो आपकी नीड्स और गोल्स कुछ और होते हैं, जब आप थोड़े बड़े होते हो, स्कूल गोइंग होते हो, नीड्स एंड गोल्स कुछ और होते हैं, उसके बाद और बड़े होते हो, तो ये चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ। चाइल्डहुड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एज एंड पोजीशन, कल्चर, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इस बेसिस पे। नेक्स्ट, द बेसिक assumptions ऑफ मोटिवेशन पढ़िए। The people behave in such a way as to satisfy their needs and fulfill their goals. ठीक है, पीपल, जाहिर है लोग वही एक्शन लेते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल। अब प्यास लगी है तो पानी के लिए तो उठोगे ना, तगोदो करोगे। भूख लगी है तो कुछ करोगे ना, या मंगवाओगे, फूड पांडा करोगे या खुद पकाओगे, कुछ तो करोगे ना, ऐसे ही तो नहीं बैठे रहोगे, हाथ पैर चलाओगे। नेक्स्ट, An organization is a an organization is in a position of offer to some of the satisfaction people might seek, relationship and beyond belonging, challenge and achievement progress on the way to self-actualization, security and structure and so on. ठीक है, तो इदारा इस ऐसी पोजीशन पे होता है कि वो लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वो लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेगा, उनकी नीड्स, पैसा, ठीक है, उसके बाद उनको रिस्पेक्ट देके, रिवॉर्ड्स देके, फिर उसके बाद उनके जो भी चैलेंजेस हैं उन्होंने अगर ओवरकम किए तो जाहिर है उनको पे शाबाश भी चाहिए। फिर प्रोग्रेस ऑन द वे टू अ सेल्फ एक्चुअली, यानी इदारा बहुत अहम किरदार प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन।
The organization can therefore influence people to behave in way it deserves to store work performance by offering them the means to satisfy their needs and fulfill their goals in turn of that behavior. This process of influence is called motivation. Next. If people's needs are being met and goals being fulfilled at work, they are more likely to have positive attitude in their work and to the organization and experience job satisfaction. जी, so the organization can therefore influence people, वो लोगों को influence भी करते हैं, manipulate कर सकते हैं, and people needs are being met and goals being fulfilled at work. They are more likely to have a positive attitude to their work and to the organization and to experience job satisfaction. यानी कि लोगों की जो नीड्स है जब वो फुलफिल हो जाती हैं तो वो अपने गोल्स की तरफ मूव करते हैं और अपनी जो मजीद ख्वाहिशात होती हैं वो भी पूरी करते हैं। बट जब एक इंसान अपनी नीड्स ही नहीं फुलफिल कर पा रहा तो फिर वो अपने आगे के ड्रीम्स और डिजायर्स वो कैसे फुलफिल करेगा। तो ये चारों पॉइंट्स में हमने देखा कि बेसिक असम्पशंस क्या है मोटिवेशन की, कि नीड्स फुलफिल होती हैं तो आगे बढ़ते हैं, नीड्स को फुलफिल करने के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे चाहे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ट्रेन कर सकती है, कंडीशन कर सकती है, उसके पास ये पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ यूजफुल इज मोटिवेशन एज अ कॉन्सेप्ट। पढ़ें, मोटिवेशन इज यूजफुल कॉन्सेप्ट। Motivation is a useful concept that the fact that the impact of motivation, job satisfaction, and morale of performance are difficult to measure. अब सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी इंसान की मोटिवेशन को आप कैसे मेजर करोगे कि ये इंसान मोटिवेटेड है भी या नहीं, सेटिस्फाइड है भी या नहीं अपनी जॉब से, और उसका मोराल क्या है अपने काम के वक्त। ये मेजर करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक इनटेंजिबल चीज है, ये आपके दिल की कैफियत है। ये सामने वाला कैसे बता सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल काम है, नहीं? इसको जज करना, इसको पता लगाना। आप अपना तो बता सकते हो, मगर दूसरे का, दूसरा एक्टिंग भी कर रहा हो सकता है, दूसरा झूठ झूठ भी बोल रहा हो सकता है कि हाँ मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ, मगर रियल में वो एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब satisfaction on performance is difficult to measure accurately. So motivation is about getting extra levels of commitment, performance from employees over and above mere compliance with the rules and procedures. देखो, हम क्यों चाहते हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड है? भैया, हमने एम्प्लॉय को हायर किया है 9 to 5 और उससे सैलरी तय हो गई है, फर्ज करो 20,000, और हमें पता है 5 days a week उससे काम लेना है, तो हम उसको काम देते जाएंगे, उसको काम करके देना है। इसमें हम एज एन इदारा इतनी परवाह क्यों करें कि वो मोटिवेटेड है या नहीं, वो खुश है या नहीं? हमें क्या, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 9 to 5, आए, काम करे, जाए, दफा हो, 20,000 ले, फुटे। तो अब आप क्यों समझ रहे हैं कि हम ये चैप्टर आखिर पढ़ ही क्यों रहे हैं मोटिवेशन के ऊपर, जब ये मेजरेबल भी नहीं है, और फिर इदारे को क्या लेना देना इससे? बताओ, कुछ भी जनरल नॉलेज अपना। क्योंकि ठीक है, अगर वो मोटिवेटेड होगा तो वो खुद ही काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। जहाँ उसको 9 घंटे में कम काम करना है, वो 9 घंटे में ज्यादा से ज्यादा काम करके देगा और अच्छा काम करके देगा, दिल लगा के काम करेगा, बहाने नहीं मारेगा। एग्जैक्टली exactly. उसकी कमिटमेंट और लॉयल्टी इदारे की तरफ बढ़ेगी अगर वो मोटिवेटेड और खुश होगा अपने काम से। यानी वो इदारे के लिए हमेशा बेस्ट सोचेगा, ना कि सिर्फ अपना 9 to 5 घड़ी को देख देख के पूरा करे। फिर उसकी परफॉर्मेंस भी क्वालिटी होगी कि इदारे को वैल्यू एडिशन हो, फायदा हो। फिर वो सिर्फ मेयर रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करेगा कि हाँ भाई कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, बस फॉलो करो और जाओ, काम खत्म करो। फिर वो मतलब दिल से काम करेगा, और दिल से काम करेगा तो उसमें जान डालेगा, अपनी ऑनेस्टी डालेगा, ईमानदारी डालेगा, फीलिंग्स डालेगा, एहसास डालेगा, जिससे क्या होगा, इदारे का काम क्वालिटी वाइज बेहतर होगा, कस्टमर तक वो फील जाएगी और कस्टमर मजीद सेटिस्फाइड होगा। मगर अनटिल एंड अनलेस एम्प्लॉयज अपने इदारे को ओन ना करें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई एक एक वार्म फीलिंग आए कस्टमर को।
कस्टमर यही कहेगा कि यार बड़ी कमर्शियल सी जगह है, बस अपने काम से काम हर कोई रखता है, कोई इंसान को देखता ही नहीं है, कोई मतलब एक होता है ना एहसास नाम की चीज ही नहीं है, रोबोटिक वे में चल रहे हैं, तो सच्चा रोबोट्स ही रख लो सारे काम करने के लिए। तो इसलिए मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, केस द केस फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन एज अ फैक्टर इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज नॉट प्रूवन। अब जॉब सेटिस्फैक्शन में, क्या जॉब सेटिस्फैक्शन एक अहम फैक्टर है इम्प्रूव परफॉर्मेंस के पीछे? ये बात अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है, तो कुछ कह नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन के एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब पे, बट उसकी वजह से क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बेहतर होगी, क्वालिटी वाली होगी या नहीं होगी, ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सका। द की इज टू वर्क स्मार्टर नॉट नेसेसरली हार्डर। वो ये कहते हैं यार, वर्क स्मार्ट, और स्मार्ट वर्क के लिए आपको मोटिवेशन या सेटिस्फैक्शन की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टनेस की जरूरत है या ट्रेनिंग की जरूरत है। डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं, बट हमें पता है कि इदारे के लिए मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोराल, एम्प्लॉय का क्यों जरूरी है। अब मोराल किसे कहते हैं, जरा पढ़े। Morale is a term drawn primarily from a military context to designate the state of mind and or spirit of a group. Uh, At the or particularly regarding discipline and confidence, it can be related to satisfaction since low morale is a state of dissatisfaction. क्या कह रहे हैं, अभी ठोका ठाकी इन्होंने शुरू कर दिया, क्लास हो रही है मेरी। सर पर ही। जी, मोराल इज अ टर्म ड्रॉन प्राइमरीली फ्रॉम अ मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट टू डिनोट द स्टेट ऑफ माइंड और स्पिरिट ऑफ अ ग्रुप, एस्पिरिट द कॉप्स, particularly regarding discipline and confidence. It can be related to satisfaction since low morale implies a state of dissatisfaction. जब मोराल किसी का डाउन हो जाता है, तो फिर क्या दिल करता है काम करने का, नहीं, पढ़ाई करने का? नहीं करता नहीं, ना। तो यानी मोराल का अप होना बहुत जरूरी है ताकि इंसान अपने बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड और स्पिरिट में काम कर सके। हम रोबोट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारी इमोशनल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी इमोशनल स्टेट अच्छी है तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। नहीं तो फिर हम दिन ही गुजार रहे होंगे कि यार आज का दिन अच्छा नहीं है, बस जल्दी से गुजर जाए, कुछ दिल नहीं कर रहा काम करने का, कुछ हिम्मत नहीं हो रही, दिमाग कहीं और ऑक्यूपाइड है, कोई मसला चल रहा है, कहीं डिस्टरबेंस है इमोशनली। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब इदारे इंसानों से काम ले रहे हैं तो उनको इंसानों के बारे में इंसान के लेवल पे आकर सोचना पड़ेगा। सिर्फ वो उनको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते, वो मेरे एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, बस सही है, बस आओ काम करो गधों की तरह और जाओ। गधे नहीं है। आपको उनका इमोशनली भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके इदारे में 12 घंटे, 10 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का सब 70%, 80% टाइम आपके इदारे में गुजार रहे हैं। तो उनके इमोशन का अगर आप ख्याल रखेंगे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके इदारे के काम का ख्याल रखेंगे। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द परफॉर्मेंस। इसीलिए हम ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, द साइंस बाय विच लो मोरल और डिससेटिस्फैक्शन आर गेज्ड, कि कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स का मोरल गिरा हुआ है या वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है, कैसे पता चलेगा? ये भी एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस है यानी कोई क्लियर कट साइन नहीं है कि अच्छा उसका चेहरा लाल हो जाएगा तो उसका मतलब कि वो लो मोराल है, या उसका चेहरा नीला हो जाएगा तो मतलब उसका मोराल गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है। ये भी वही बात है कि ये आपके इदारे में जो लीडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, ये अब उनके स्किल के ऊपर है कि क्या वो वाकई में स्किल रखते हैं। कौन सी स्किल? कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आ जाती है मोइजुद्दीन? कम्युनिकेशन स्किल रखने के बाद बातचीत करना।
कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले। लिसनिंग। क्या लीडर अपनी टीम को सुन रहा है? और सुनना सिर्फ वो नहीं कहते जो आप अपने कान से सुन रहे हो, आंखों से भी सुना जाता है, नाक से भी सुना जाता है। तो अगर आपकी नजर पड़ी आपकी टीम पर और कोई एक शख्स आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसका मोराल गिरा हुआ है, तो क्या हुआ है? तो अगर लीडर ने उसको सुना, मतलब देखकर ही समझ गया कि यार कुछ मसला है, तो लीडर फिर जाके इससे पूछेगा, बातचीत करेगा, बोलेगा खैरियत तो है इब्राहिम, कैसे हो? आज थोड़े बुझे बुझे लग रहे हो, सब खैर तो है घर में? तो ये ओपन अप होगा, बताएगा नहीं सर मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए जरा परेशान। ठीक है। लेकिन अगर लीडर अच्छा लीडर नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है, तो वो उसने सुना ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, देखी अनदेखी कर दी, तो अब ये एम्प्लॉय किस कैफियत में है इस वक्त? उसका काम में दिल लग रहा है नहीं लग रहा? तो इसमें इस वक्त इस कैफियत में जब माँ अस्पताल में है, तो इसके माइंड में माँ का ही ख्याल होगा ना, ये परफॉर्म तो नहीं कर पा रहा होगा, और अगर ये जबरदस्ती कोई काम भी कर रहा होगा तो उसमें मिस्टेक्स की चांसेस भी ज्यादा होंगी। यस और नो? तो इस वक्त लीडर का काम ये होना चाहिए कि अगर माँ की तबीयत वाकई क्रिटिकल है तो इसको छुट्टी दे दे और इसको बोले जाओ माँ की देखभाल करो, यहाँ की टेंशन नहीं लो। तो आपको क्या लगता है, इसके दिल में उस लीडर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। कि मेरे मुश्किल वक्त में मेरे बिना कहे लीडर ने मुझे देखा, एहसास किया, मेरे चेहरा पढ़ लिया, और उसने सिर्फ यही नहीं, मुझसे आके मेरा हालचाल भी पूछा और मुझे ऑफ भी दे दिया और कहा कि बेफिक्र हो जाओ, यहाँ की टेंशन नहीं लो, अपनी माँ का ख्याल रखो, इस वक्त तुमको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हारी कोई सैलरी नहीं कटेगी आज की, जाओ तुम बेफिक्र रहो, और कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। कितना मोराल उसका बूस्ट हो गया होगा, ये सोचो। और फिर जब वो वापस आएगा काम में, वो कितना दिल लगा के और लॉयल्टी के साथ काम करेगा, ये सोचो, रिस्पेक्ट के साथ काम करेगा, और इस लीडर की हर बात मानेगा, सोचो आप। तो ये होता है लीडर, ये होता है लीडर कि जो अपने टीम की सुने, 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 और सुनना सिर्फ कान से नहीं जाता, नहीं जाता, और ये आपको दूसरों से मुख्तलिफ करेगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये स्किल रखते हैं, सुनने की स्किल। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। लीडर वही बनता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की सुनता है, दूसरों को देखता है। ऐसे ही नहीं बन जाते लीडर जो दूसरों का दर्द महसूस करके उसको अपना दर्द समझता है और उस हिसाब से एक्शन लेता है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि वो ना देखता, इग्नोर कर देता और ये सारा दिन काम करता, मगर उस काम की क्या ही क्वालिटी होती, उसकी मिस्टेक्स भी होती उसमें, उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई नहीं होती, जो वो परेशान है वो अलग। और उस वक्त इसके दिल में इसको देख देख के गुस्सा ही आ रहा होगा ना, कि इसको पता भी नहीं है कि आज मैं किस कैफे से गुजर रहा हूँ, काम पे काम दिए जा रहा है। तो ये दोनों सिचुएशंस कितनी मुख्तलिफ हो जाती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल मोइजुद्दीन, प्लीज, आई रिक्वेस्ट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, डेवेलप इट। ये बहुत कम लोग होते हैं, और जिनके पास होती है वो फिर मुनफरिद हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो प्रोडक्टिविटी इज नॉट इनवेरिएबली अ साइन ऑफ लो मोरल। हाई लेबर टर्नओवर इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ लो मोरल। यानी हाई लेबर टर्नओवर, लेबर छोड़ छोड़ के जा रही है, ये भी करेक्ट या रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि अच्छा एम्प्लॉयज का लो मोरल है, और ना ही लो प्रोडक्टिविटी। तो फिर क्या है इंडिकेटर? इंडिकेटर वही होगा जब आप सुनोगे। जब आप सुनोगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, आप देखोगे ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रहे हो। तो फिर बस फिर सोचो अपने बारे में। इसी तरह हमें एसीसीए में भी एग्जामिनर बार बार ये वाकिफ कराता है कि प्लीज रीड द रिक्वायरमेंट। क्यों इतना फोकस किया जाता है कि रीड द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट पढ़िए,
रिक्वायरमेंट पढ़ने का मतलब है कि आपने सुना कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा और फिर उस हिसाब से जवाब दिया। आपको बहुत कुछ आता है मगर एग्जामिनर क्या जानना चाहते हैं आपसे, ये स्किल डेवलप करना है। रीड द रिक्वायरमेंट, लिसन टू द एग्जामिनर। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज हैं जो राइटर्स ने दी हैं हमें। एक होती है कंटेंट थ्योरी और दूसरी है प्रोसेस थ्योरी। जरा पढ़िए कंटेंट थ्योरी क्या कहती है। Content theory asks the question, what are the things that motivate people? They assume that human beings have a set of needs and desired outcomes. Maslow hierarchy of needs and Heisenberg two-factor theory. Both theories shortly are two of the most important approaches of this type. प्रोसेस थ्योरीज। Process theory asks the question, how can people be motivated? They explore the process through which outcome becomes dis- uh, dis- desirable and are pursued by individuals. This approach assumes that people are able to select their goals and choose the path towards them by conscious or unconscious process of calculation, expectancy theory, and handy motivation calculate discuss later and theory of this type. हम्म। So content theories, process theories. Content theories, what are the things that motivate people, हमने देख लिया। मैस्लोस हायरार्की भी हमने देखी कि भाई पहले नीड है उसके बाद फिर बाकी डिजायर्स हैं। फिर हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, बोथ डिस्कस शॉर्टली, आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस ऑफ दिस टाइप। ये दोनों अभी आगे चल के हमें आएगा और हम पढ़ेंगे। प्रोसेस थ्योरीज, हाउ कैन पीपल बी मोटिवेटेड, भाई हम ऐसा क्या करें कि लोग जो हैं मोटिवेटेड रहें। तो इसमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आएगी जो हम पढ़ेंगे। हैंडी की थ्योरी आएगी मोटिवेशन कैलकुलस, वो हम पढ़ेंगे। अजान हो रही है, ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट्स का। हो गई बात। जी,
So content theories of motivation suggest that the best way to motivate an employee is to find out what their needs are and offer them rewards that will satisfy those needs. तो बेसिकली जब आप नीड्स सामने वाले की देखकर फुलफिल कर देते हो तो उसी से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है एम्प्लॉई। एंड बाकी रिवॉर्ड्स तो मतलब इट्स अ नेक्स्ट लेवल। डिजायर तो फिर कभी ना खत्म होने वाली चीज है, बट नीड्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंटेंट थ्योरी ये कहती है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, जो हमने अभी ऊपर भी देखा, सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड एंड शेल्टर। नंबर 2 सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। थर्ड इज इमोशनल नीड, जिसको हम लव या सोशल नीड भी कह रहे हैं, रिलेशनशिप, अफेक्शन, बिलोंगिंग। नंबर 4 एस्टीम नीड्स, एस्टीम यानी कि रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, नाम चाहिए, रुतबा चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल। फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर आप इन सब चीजों से गुजर के एक नए मकसद की तलाश। मैं कौन, मेरा, जैसे इकबाल कहता है, मेरा ताल्लुक दूसरे इंसान के साथ, इंसान का ताल्लुक इंसान के साथ, इंसान का ताल्लुक कायनात के साथ, इंसान का ताल्लुक खुद के साथ, अपने साथ, और इंसान का ताल्लुक फिर अपने खालिक के साथ। ये 4 लेवल पे ताल्लुक है। पहला ताल्लुक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, फिर कायनात के साथ, फिर अपने साथ, और फिर खालिक के साथ। तो जब वो इन चीजों से समझने लगता है इन चीजों को, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाता है इस वक्त। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी सेल्फिश नीड्स या सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं, बल्कि एज अ कॉम इस नेशन के बारे में सोचता है, इस दुनिया के बारे में सोचता है, अल्लाह की बनाई हुई हर शय के बारे में सोचता है, उसकी कुदरत के बारे में सोचता है। नेक्स्ट, मैं आपको बताऊं कि एक इंसान है, उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, वो रोज इस तगोदो में है कि मैं 2 वक्त की रोटी कैसे फुलफिल करूं। आपको क्या लगता है वो इसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोच पा रहा होगा? उसकी पहली नीड ही यही है। अच्छा, लेट्स वॉच अ वीडियो ऑन दिस। पता नहीं मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है नहीं दिखाई, आप मुझे बताना अगर देखी भी है तो, ठीक है। अपनी भूख के लिए किसी और का पेट मत काटो। कोई ऐसा नहीं है जिसको रब ने पेट नहीं लगाया है, इसलिए तो वो कहता है कि उसने सबको एक जैसा बनाया है। आस लगा के बैठे हैं सब, आस ना हो जो पूरी। मोइजुद्दीन, नजर आ रही है स्क्रीन? जी जी। वीडियो प्ले कर दी है, साउंड भी आ रही है आपको? यस। Okay. रब ने चक्की सबके मुंह में लगा दी है, इसलिए बांटो। अपनी भूख के लिए किसी और का पेट मत काटो। कोई ऐसा नहीं है जिसको रब ने पेट नहीं लगाया है, इसलिए तो वो कहता है कि उसने सबको एक जैसा बनाया है। आस लगा के बैठे हैं सब, आस ना हो जो पूरी।
कुछ खुद शाख से तोड़ के लाए, साहब नौकर से मंगवाए। सबकी हाजत है चूल्हे पर, अपनी अपनी भूख पकाए। सारे ही जब हाजतमंद हैं, ऊंचा नीचा क्या होता है। भूख लगी जिसको रोता है, बाहर का रंग रोगन फर्क है। दांत सभी के चीख रहे हैं, कुदरत का इंसाफ तो देखो, सारे चक्की पीस रहे हैं। इसलिए बांटो अपनी भूख के लिए, किसी और का पेट मत काटो। देखी वीडियो, ये हमने पहले देखी थी क्या? नेस्ले लैक्टोग्रो में नहीं, नहीं ना। क्या मैसेज आया इससे? साउंड थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें यही बता रहे हैं कि जब हर किसी को भूख लगती है, हर किसी को खाना खाना है, तो अब दूसरों का छीन के खाने के बजाय खुद मेहनत करो, खुद अपना। हम्म सबसे पहला पॉइंट तो ये बताया गया कि हर इंसान या हर जिंदा चीज के साथ एक पेट लगा हुआ है, और उस पेट को भरने के लिए हमें अनाज चाहिए। हमने एक और वीडियो भी इससे पहले देखी थी कि हम एक वो राजा वाली देखी थी ना, महाराजा वाली वीडियो। नहीं, नहीं, अरे भाई, ये भी आज दिखाई देती हूँ आपको। क्या याद रखोगे, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते। जो हमने बनाया सस्ता है, जो रब ने बनाया महंगा है। हुजूर, जान की अमान हो, ऊंची आपकी शान हो। ये शख्स तो इस पर ये इल्जाम है, ये कहता सरेआम है कि बादशाह भी आम है, कि बादशाह भी खुद एक गुलाम है। ऐ कमज़ाद बदनसीब आदमी, ऐ बदजुबान अजीब आदमी, मेरा जहान देख ले, तू मेरी शान देख ले, मेरी कलाई पे सजी हीरो की कान देख ले। ये सारे हीरे बेच कर जो दाम आप पाएंगे, तो इतने पैसों में कलाई एक नई बना पाएंगे। तो महंगी फिर कलाई है, कलाई तो तेरी भी है, कलाई तो मेरी भी है। है जिसकी सबको ही तलाश है मेरे पास, सोने से बने गिलास। गिलास तो पीते नहीं, पीते जो हैं वो पानी है। असल में प्यास की कहानी है, पानी ही आप पीते हैं। पानी तो मैं भी पीता हूँ, आप जैसा जीता हूँ। ये मेरे पास सबसे महंगे थाल हैं, जमाने भर में ये तो बेमिसाल हैं। थाल खाइए जनाब, वगरना थाल में जो आपने मंगवाया है वो मैंने भी तो खाया है। अनाज ही असल में सरमाया है। ये मेरा तख्तो ताज है, जहां पे मेरा राज है। च्यूंटियां तो देखी होंगी आपने,
मलेका तो चींटियों की भी होती है। ताज के नीचे सर होता है, सर महंगा है। सर तो मेरे पास भी है। आज सिर्फ तुम नहीं, हर एक कैदी को रिहा है। अगर तुम मुझको ये समझाओ कि महंगा क्या है। सही कहा। कहकशाओं का सब ही सोना उठा के लाओ तो एक इंसान न बना पाओगे। अगर बनाओ तो जो हमने बनाया सस्ता है, जो रब ने बनाया महंगा है। महंगी है जमीन पे ये जिंदगी, महंगी है सारी आब हवा, महंगी है सांस की आमद और रफ्त, महंगी है मिल जाए तो सुबह, महंगे है जमीन पे सब इंसान। महंगा जो ढूंढ रहे हो सोने में, मंजिल तो सब की कब्र में है। रास्ता ही सबसे महंगा है, सस्ता ही सबसे महंगा है। 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 जी अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको भी एक टिप दूं। जी मोइजुद्दीन, क्या समझ आया? Yes, ma'am. हम्म, तो क्या समझ आया, क्या महसूस हुआ? ये कोई बादशाह हो या हीरो हो, उससे कुछ नहीं होता। जो बेसिक नीड्स है वो तो सबकी एक ही होती है। सबको पेट भरना है, सबको खाना खाना है, सबको पानी पीना है। चाहे वो गिलास में पिए या हाथ से भर के पिए, चाहे वो चिकन खाए या दाल खाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम सब की नीड्स एक ही है। इसलिए रब कहता है कि सबको एक बराबर बनाए। और इसीलिए ना अमीर ना गरीब, अमीर को गरीब पर फौकियत है, ना गरीब को अमीर पर फौकियत है। हम सब एक बराबर हैं। लक़द कर्रमना बनी आदम। हम सब की तकरीम है क्योंकि हम बनी आदम की औलाद हैं। हम सब वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड नोबिलिटी हैं, क्योंकि बेशक सिर्फ इस बुनियाद पे कि हम एक ह्यूमन हैं, सिर्फ इस बुनियाद। और हम सब की नीड्स एक जैसी है। हम सबको पानी और अनाज चाहिए। हम सब मोहताज हैं इसके। तो क्या हम, कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी सुना हो, तो उसमें पहला ही उनका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि ना काला गोरे पे फौकियत रखता है, ना गोरा काले पे, ना कोई अरब नॉन अरब पे, ना कोई नॉन अरब अरब पे। यानी हमारे जो भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, सोशल बैकग्राउंड हो, कल्चरल बैकग्राउंड हो, इट डज नॉट मैटर, वी ऑल आर इक्वल। एंड सबसे महंगी इंसान की जान है, जिसकी तकरीम है, जिसका इकराम है। और ये हमने नहीं कहा, ये हमारे खालिक ने हम सबको ये इकराम किया। तो दैट्स द नीड। ठीक है, ये पूरी कहानी थी नीड के ऊपर। और हम सब ही कहीं ना कहीं चक्की पीस रहे हैं। हम सब चक्की पीस रहे हैं। जब इंसान को भूख लगती है तो वो रोता है, तो वो रोता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने ही औलियाए कराम गुजरे हैं, आपने देखा होगा कि उनके मजार मजार पे क्या लगता है? लंगर लगता है, लंगर लगता है। यानी कि जो सूफियाने कराम और औलियाए कराम गुजरे, उन सब ने एक बात का बड़ा ख्याल रखा। और क्या ख्याल रखा? एक दूसरे इंसान की नीड का। और उस नीड में सबसे पहली नीड क्या आती है? उसकी भूख।
उसकी भूख। अगर जिंदगी में कुछ भी ना सीखो ना मोइजुद्दीन, कुछ भी ना सीखो, बस ये सीख लो कि किसी भूखे को उसकी भूख के वक्त खाना खिला दो, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। बस यही काम है और कोई काम नहीं। कि सामने वाले की भूख, उसकी तकलीफ, भूख सिर्फ खाने की थोड़ी होती है। उसके कपड़े पे उसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके सर पे छत नहीं है, उसके घर में पानी नहीं, ये उसकी नीड्स है, ये उसकी नीड्स हैं, ये उसके पेन पॉइंट्स हैं। ये सबके एक जैसे ही तो होते हैं। इसके लिए कोई बड़ा आलिम फाजिल थोड़ी बनना पड़ता है, इसके लिए कोई चेहरे पढ़ने वाला कोई बड़ा ही साइकोलॉजिस्ट थोड़ी बनना पड़ता है। ये तो बस आपकी भी नीड जो है वो सामने वाले की भी वही है। आपको भी तो भूख लगती है, तो सामने वाले को भी वही लगती है। तो अगर तुमने अपने घर पे काम करने वाले से अगर पूछ लिया खाने के वक्त कि तुम भी आके बैठ के खाना खा लो, खाने का वक्त हो रहा है, तो क्या ही तुम घिस जाओगे? कितने ही तुम कोई गरीब बन जाओगे अगर एक रोटी बांट लो तो। या तुम्हारे घर के बाहर अगर कोई गार्ड खड़ा है और वो भूख का वक्त हो रहा है या बहुत शदीद गर्मी है, एक गिलास पानी ही तुमने पूछ लिया, तो क्या घिस जाओगे? कितना ही कोई वक्त लग जाएगा ये करने में। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। जो कहते हैं ना कि ग्रेटनेस लाइज इन सिंप्लिसिटी, इन सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। बहुत छोटे छोटे काम करने होते हैं जिंदगी में जो आपको बड़ा बना देते हैं। क्योंकि धोखा यही तो है कि इंसान समझता है कोई बड़ा काम होगा तो मैं बड़ा इंसान बनूंगा। नहीं, इंसान छोटे कामों से बहुत बड़ा बनता है। तुमने किसी को एक गिलास पानी पूछ लिया, तुमने अपने अम्मा अब्बा को मुस्कुरा के देख लिया, तुमने किसी को रास्ता दे दिया, ये छोटे छोटे कामों से इंसान बड़ा इंसान बन जाता है। औलियाए कराम ये छोटे काम किया करते थे। मस्जिदों के बाहर जूतियां सीधी किया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे, इंसान के दुख में उसका साथी बनते थे। ईदी साहब को देख लो, क्या करते थे वो? लोगों की लाशें उठाते थे। वो लाशें जो सगी औलाद ना उठा सके, अपने बाप की लाश, सगी औलाद। पता चला अब्बा मर गए, कमरे में 3 दिन तक वो बंद रहे, 3 दिन तक उनकी लाश सड़ती रही। क्यों? क्योंकि औलाद पूछती ही नहीं थी कभी जाके पलट के खाने का या कुछ। 3 दिन बाद जब वो कमरे में गए, देखा कि लाश बदबू, ईदी साहब को बुलाया, ईदी साहब आए, सब समेटा, उनको गुस्ल दिया, लेकर गए अपने साथ तदफीन के लिए। यानी कोई गैर आके आपके अब्बा की लाश उठाएगा, आपके अब्बा का जनाजा उठाएगा? इतने आप लोग गैर गुजरे हो। तो जिसने उठाया फिर रुतबे तो उसी के आगे बुलंद होंगे ना, नाम तो उसी का अमर होगा ना। लोग अपने बच्चे फेंक के चले जाते कचरे में, कौन उठाता? दीदी साहब आगे उठाते। कोई आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, बड़े मुश्किल काम है। आपने घर का कचरा तो जरा खोल के कभी स्मेल तो करो, खोल ही नहीं पाओगे, खोल ही नहीं पाओगे अपने घर का कचरा, अपने घर का। और जब ऐसे लोग दूसरों के घरों का कचरा जाके उठाते हैं, तो ये कहानी, वो क्या कहते हैं, अल्लाह के नजदीक रुतबे उनके, इसको हम कहते हैं आराफ। सूरह आराफ पढ़ी है ना? उर्फत, उर्फत के मायने होते हैं हाइट्स, बुलंदी पे जाना। अल्लाह की नजर में जो शख्स बुलंदी पे पहुंचता है ना, उसके रास्तों में बड़ी मुश्किलात होती हैं, कांटे होते हैं, बदबूदार रास्ता होता है। बट आप ऐसी हाइट्स, इल्म की हाइट्स पे नहीं पहुंच सकते। इल्म की हाइट्स पे पहुंचने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। लीडर ऐसे ही लीडर नहीं बन जाता। हमारा एक लीडर जेल की सलाखों के पीछे है, उसका कसूर क्या है? कसूर क्या है? कसूर क्या है? दिन में सारे शहर में दंदनाते फिर रहे हैं वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम्स किए, रेप करके चले जाते हैं, किडनैप करके चले जाते हैं, किसी के मोबाइल छीन के चले जाते हैं, दिन दहाड़े कहीं पे डकैती करके चले जाते हैं, वो तो जेल के पीछे नहीं है। तो ये रास्ते आसान नहीं होते लीडरशिप के।
सबको बड़ा शौक होता है लीडर बनने का। लीडर बनने के पीछे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, अपने अपनी जान हथेली में लेके घूमनी होती है, अपनी जान हथेली में लेकर घूमनी होती है। नेक्स्ट, इवेल्युएटेड मैस्लोस थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी हम इवेल्युएट करेंगे तो उसमें हमें क्या पता चलेगा? अगेन वही सारी बातें जो हम अभी कर चुके हैं कि नीड्स पूरी करें, नीड्स पूरी करें, नीड्स पूरी करें। दूसरी थ्योरी पे जा रहे हैं, हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। क्या कहता है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी? हम ये चैप्टर के शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान पेन और प्लेजर से बचने के लिए या हासिल करने के लिए काम करता है, तो हर्जबर्ग भी यही बताता है, टू अवॉइड अनप्लेजेंटनेस एंड नीड फॉर पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट, प्रोसेस थ्योरीज। प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में एक ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आती है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़िए। Expectancy theory basically states that the strength of an individual motivation to do something well depend on the extent contributes to their personal needs and goals. क्या कह रहे हैं? Expectancy theory basically states that the strength of an individual's motivation to do something will depend on the extent to which they expect the results of their efforts to contribute to their personal needs or goals. Basically कहा ये जा रहा है, अब जैसे कि आप भी ACCA में आए हो, आपको क्या चीज मोटिवेट कर रही है पढ़ने के लिए? यही ना कि ACCA जब मैं कर लूंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेरी अच्छी एक वर्थ हो जाएगी, मेरी अच्छी सैलरी हो जाएगी। ये सब आपको मोटिवेट कर रहा है। आपको ये पता है कि ACCA करने के बाद बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, तो जब आपको पता है बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं तो तभी आप उतनी ही मेहनत डाल रहे हो। तो यही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कह रही है, ब्रूम कह रहा है कि इंसान उतनी ही मेहनत करता है जब उसको पता चलता है कि उसके फवायद कितने उसको मिलने वाले हैं, या उससे रिजल्ट्स क्या हासिल होंगे, या उसका आउटपुट क्या आएगा। तो जितना ज्यादा उसको आउटपुट मोटिवेट करता है, वो उतनी ही एफर्ट्स और उतनी ही मेहनत डालता है। दैट इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसको कैलकुलेशन के जरिए उन्होंने बताया, F इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई E। F is the force or strength of the individual's motivation to behave in a particular way, equals to valence. Valence is the strength individual preference for given outcome or reward, यानी उस reward की वो कितनी ख्वाहिश रखता है, valence। E expectancy, उसकी perception that the behavior will result in the outcome, कि मैं ऐसा करूंगा तो ये चीज मुझे हासिल हो जाएगी। तो बैलेंस को, उसकी चाहत को उसकी एक्सपेक्टेंसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी मोटिवेशन या फोर्स का पता चलेगा। फोर्स इज इक्वल्स टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेंसी। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोसेस थ्योरी पढ़िए। Intended results should be made clear so that the individual can complete motivation calculation by knowing what what is expected, the reward, and how much effort इंटेंडेड रिजल्ट शुड बी मेड क्लियर। ऑफ कोर्स जब आप पहली दफा will take. आपने इसी से ये बारे में सुना होगा तो आपको बताया गया होगा कि इसके नतीजे क्या होंगे। तो जब तक वो क्लियर नहीं है माइंड में, तब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स आर Individuals are more committed to specific goals which they have helped to set themselves, taking their needs and expectation into account. इंडिविजुअल्स आर मोर कमिटेड टू स्पेसिफिक गोल्स। जब आप स्पेसिफिकली आपको बताया जा रहा है F1 की तैयारी करनी है तो आप ज्यादा मोटिवेटेड हैं कि हाँ F1 पढ़ना है, फोकस्ड हैं। तो स्पेसिफिक गोल्स बताना बड़ा जरूरी है। आप जेनरिक गोल्स नहीं बता सकते, लोगों को स्पेसिफिकली बताओ, डेडलाइन दो और टारगेट बताओ कि 500 यूनिट्स बनाने हैं, 1000 यूनिट्स बनाने हैं, जो भी है। इमीडिएट एंड ऑनगोइंग फीडबैक बहुत जरूरी है कि आपने इमीडिएट एंड ऑनगोइंग फीडबैक कि हाँ आप सही डायरेक्शन पे हो, नहीं हो, सही जगह पे जा रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। या कहीं गलत भी जा रहे हो तो बताया आपने, डायरेक्शन राइट नहीं लेफ्ट चले जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा तेजी से मंजिल पर पहुंचोगे। तो दैट इज अ फीडबैक।
एंड देन द रिवॉर्ड इज रिवॉर्डेड, यानी जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो फिर उसको बड़ी खुशी और मोटिवेशन महसूस होती है। तो रिवॉर्ड भी बड़ा जरूरी है टू कीप अप विद द मोटिवेशन। नेक्स्ट, चूजिंग अ मोटिवेशनल अप्रोच। मैकग्रेगर दो थ्योरीज की बात करता है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। McGregor suggested that a manager's approach is based on attitudes somewhere on a scale between two extreme sets of assumptions. Theory X, workers have to be coerced. Theory Y कहती है workers want to be empowered. तो पहली थ्योरी कहती है कि भाई एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो इंतहाई लेजी लोग होते हैं, उनके ऊपर डंडा डालो, उनको डिसिप्लिन में रखो, उनको हर वक्त सुपरवाइज करते रहो, उनको हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देते रहो, फोर्स करो, सर पे खड़े रहो, तब काम होगा। तो थ्योरी एक्स ये कहती है। थ्योरी वाई कहती है कि नहीं, वर्कर्स चाहते हैं कि उनको एम्पावर किया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए, उन पर एतबार किया जाए, वो करके दिखाएंगे तो वो ऐसे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो ये दो थ्योरीज हैं जो मैकग्रेगर ने बताई है, प्लीज इसको पढ़िए जल्दी से। Theory suggests that the most people flight first and their responsibility and will avoid both of avoid both if possible. Because of this, most people must be concerned, controlled, Coerced, direct, control, controlled, directed, and other threatened with punishment to get them to make a adequate effort. Managers who operate according to this assumption will tend to supervise closely, apply detailed rules and control, and use carrot and कैरेट एंड stick स्टिक मोटिवेटर्स। motivators. कैरेट एंड स्टिक यही होती है, आपने अगर इसकी थ्योरी देखी हो कि जैसे आपने एक रॉड है, रॉड के आगे एक कैरेट लगा हुआ है, ठीक है, और आप कैरेट, यहाँ पे मैनेजर है, उसने कैरेट पकड़ा हुआ है, उसने दिखाया, एम्प्लॉय उसके पीछे पीछे आ रहे हैं कि हाँ मुझे ये कैरेट चाहिए, मुझे ये कैरेट चाहिए, और फिर ये मैनेजर जैसा कह रहा है ये वैसा कर रहे हैं जस्ट इस कैरेट की लालच में। तो ये कैरेट एंड स्टिक मोटिवेटर्स यही कह रहे हैं कि भाई डंडे की कौम है, डंडा लगाओ या फिर लालच दो और फिर काम करवाओ सख्ती से, खत्म। थ्योरी वाई बढ़िया। Theory was suggests that the physical and mental effort in work as a nature as play or rest. The ordinary person does not inherit dislike work. According to the condition, it may be a source of satisfaction, and this satisfaction, the potential potentialities of the average person are rarely fully used at work. People can be motivated to seek challenge and responsibilities in the job if their goals can be integrated with those of the organization. A manager with this sort of attitude to their staff is likely to be a consolidative, facilitating leader using positive feedback, challenge, and responsibility as motivator. तो बेसिकली थ्योरी वाई क्या कह रही है, वो यही कह रही है कि भाई इंसान को काम करना अच्छा लगता है, इट्स नेचुरल। जैसे कि एक बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, उसी तरह इंसान को काम करना अच्छा लगता है। आपको बस उसको उस पे एतमाद करो, उसको कॉन्फिडेंस दो, उससे कंसल्टेटिव फैसिलिटेटिंग लीडर बनो, उसके साथ पॉजिटिव फीडबैक दो, चैलेंज दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तो वो अपनी जो सलाहियत है उसको भरपूर इस्तेमाल करेगा और काम करके दिखाएगा। तो थ्योरी वाई ये कहती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव, दोनों में क्या फर्क है, जल्दी से पढ़िए और मुझे समझाइए मोइजुद्दीन के रिवॉर्ड और इंसेंटिव में क्या फर्क है। रिवॉर्ड काम करने के बाद दिया जाता है, मतलब पहले से नहीं बताया जाता है कि आप ये काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा।
इंसेंटिव में पहले से प्रॉमिस किया जाता है कि आप ये काम कर लो फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा, अगर इतना काम कर लोगे तो इंसेंटिव मिलेगा। वेरी गुड, शाबाश। तो बेसिकली रिवॉर्ड आपको अचानक से मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको नहीं पता होता कि इसके पीछे आपको कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा। इंसेंटिव आपसे पहले से आपको बताया हुआ होता है कि अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया, 500 यूनिट्स इस महीने सेल कर लिए, तो आपको फला फला बोनस मिलेगा या फला फला चीज मिलेगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिवॉर्ड एंड एन इंसेंटिव। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, कुछ रिवॉर्ड्स या मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इंट्रिंसिक होते हैं, यानी इंटरनली आते हैं, इंसान खुद अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं एक्सटर्नली, जो बाहर से आपको आपका मैनेजर, बॉस, लीडर, इदारा, फैमिली या कोई बाहर से मोटिवेट कर रहा होता है और आप फिर मोटिवेट हो रहे होते हो। तो देर आर सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स विच आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है जी, आगे बढ़े। एक्सटर्नल फैक्टर्स में पे आ गई, बेनिफिट आ गए, नॉन कैश इंसेंटिव्स आ गए, वर्किंग कंडीशंस आ गई। इंट्रिंसिक में आपका खुद साइकोलॉजिकल या इमोशनल सेटिस्फैक्शन जुड़ी हुई है, ठीक है, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट। अच्छा, ये सब अब आपने खुद से पढ़ लेना है, सेम चीजें। बाज़ का जॉब डिजाइन भी एक मोटिवेटर होता है, यानी कि आपके जॉब के जो जिस तरह से नौयत है या जिस तरह से काम करने का स्टाइल है, रूटीन है, वो इटसेल्फ आपको बड़ा मोटिवेट करती है, बड़ा एडवेंचरस हो सकता है या एक इजी गोइंग हो सकता है। दोनों चीजें, कोई किसी को इजी गोइंग मोटिवेट करेगा, किसी को एडवेंचरस मोटिवेट करेगा, तो ये भी होता है। माइक्रो डिजाइन, लिटिल ट्रेनिंग दी जा रही है, रिप्लेसमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, क्वालिटी, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में मोनोटोनस, कि अगर काम रोज एक ही बोरिंग तरीके से हो रहा है, टायर्ड, बोर्ड, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय, रोज वही काम, नो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि इदारे में हम कोई बड़ा अहम किरदार प्ले कर रहे हैं। फिर आइसोलेशन फील हो रहा है, यानी सबने आपको कट ऑफ किया हुआ है, आप अकेले मुकेले डेस्क के पीछे बैठ के काम कर रहे हैं। और या फिर अगर आपकी जो है बहुत सिंपल जॉब है, लोअर क्वालिटी, यानी आपके अंदर ज्यादा सलाहियत है मगर आप अपनी सलाहियत से कम इस्तेमाल होने वाला काम कर रहे हैं, बेसिक काम कर रहे हैं, जिससे आपको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट फील नहीं होगी। तो ये सारे डिसएडवांटेज है माइक्रो डिजाइन जॉब्स के। जॉब एनरिचमेंट किसे कहते हैं, पढ़िए। Three ways of improving job design to make job more interesting to the employee and hopeful to improve performance are job enhancement, job enlargement, and job rotation. ठीक है, ये तीन टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमें समझना है, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब रोटेशन। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कि जिसमें आप प्लान और डेलिब्रेट एक्शन करके ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंड चैलेंज ले रहे हैं और अपनी आपको एम्पावर्ड फील करते हैं, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट यानी कि आपके ऊपर और जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, आपकी जॉब स्केल या विड्थ बढ़ रही है। जॉब रोटेशन, आपको रोटेट किया जा रहा है, एक दफा आपको एडमिन में रखा गया, फिर आपको सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, फिर एचआर में भेज दिया गया, तो आपकी जॉब रोटेशन हो रही है, तो जिससे भी आपका फ्लेवर चेंज हो रहा है, जॉब का टास्क चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है। सो जॉब एनलार्जमेंट क्या है? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन विच जॉब होल्डर इज इन्वॉल्व। जॉब रोटेशन इज प्लान ट्रांसफर ऑफ स्टाफ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर है कहानी, तीनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब रोटेशन। जॉब enrichment दोबारा से बताओ। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है जॉब, जो आपकी जॉब है ना, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब है एडमिन में काम करने की, ठीक है। अब एडमिन में आप काम तो कर रहे हो मगर बड़ा ही बेसिक सा एडमिन बना हुआ है, कोई कोई इंटरेस्टिंग नहीं बना हुआ, आपको मजा भी नहीं आ रहा वो जॉब करने में। तो एम्प्लॉयर ने सोचा या बॉस ने सोचा कि चलो हम अपने एडमिन वालों के लिए ना जॉब को एनरिच करते हैं। एनरिच का मतलब है उन्होंने फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अच्छा सा बना दिया, डिजाइन करवाया प्रॉपर, कि आपको बड़ी अच्छी फील आए, प्रोफेशनल फील आए। फिर वहां पे आपने कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल्स लगाए कि आपके एडमिन वालों के पास एक कार्ड होता है जिसको लगा के वो गेट खुलता है और वो एंटर होते हैं अपने डिपार्टमेंट में। एंड उसी तरह से जॉब की कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो मजीद एनहांस किया।
तो उसको हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। तो अब आपको मजा आ रहा है, अरे वाह एडमिन का जॉब बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया, तो दैट इज जॉब एनरिचमेंट। अब आप ही की जॉब की चीजों को बेहतर करना, एनहांस करना, ठीक है। सही है। जॉब ऑप्टिमाइजेशन, स्किल वैरायटी, 5 core dimensions ऑफ जॉब ऑप्टिमाइजेशन। 5 core dimensions है। पहला है स्किल की वैरायटी, यानी एक शख्स के पास एक से ज्यादा स्किल्स हो। टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक। अब इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो नहीं समझ आ रही? सही है मैम, ओके। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहिए। आपके पास अथॉरिटी का होना, कि आप अपने लिए डिसीशंस ले पा रहे हैं, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपको ऑटोनॉमी फील हो रही है। अगर आपको अपने काम करने के दौरान हर चीज, छोटी छोटी बात के लिए बॉस के पास जाना पड़े, उनसे पूछना पड़े, तो यू विल फील लाइक अ रोबोट, कि भाई मैं क्या करूं, हर बात के लिए इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़े। और जब आपको खुद अथॉरिटी मिल रही है, ऑटोनॉमी मिल रही है, तो उसके ऊपर आपको जो है बड़ा अच्छा फील होगा, एम्पावर्ड फील। अरे, जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़, फीडबैक एज अ मोटिवेटर। फीडबैक कोई आपको दे तो वो भी बड़ा मोटिवेट करता है, कि हाँ कोई मेरे काम को, परफॉर्मेंस को देख रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, और उसके ऊपर मुझे राय भी दे रहा है, गाइड भी कर रहा है। एक मोटिवेशनल फीडबैक होता है, एक डेवलपमेंट फीडबैक होता है। मिस्टर शानदार है जी, ठीक। मोटिवेशनल फीडबैक किसे कहते हैं? जिसमें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जिसमें शाबाशी दी जा रही है। डेवलपमेंट फीडबैक किसे कहते हैं? जिसमें इंप्रूवमेंट्स बताए जा रहे हैं, गाइड किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पढ़िए। constructive feedback is designed to widen option of encouragement development. This does not mean giving only positive motivational or encouragement feedback about what a person has done. Feedback about areas of improvement, given skillful and sensitively is in many ways more useful and needs to be. It A needs to positive be, it needs to be balanced with, balanced with positive specific focus on behavior results, not functionality. Objective, supportive, cooperative, enhancing resource available to help the person implement selective encouraging. ठीक है जी। तो ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो गया, यानी आपने सिर्फ तारीफें ही नहीं करनी, बल्कि आपने उसको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताने, और इस तरह से बताने स्किलफुली और सेंसिटिवली, के सामने वाले को इंसल्ट भी फील ना हो, और वो मोटिवेटेड हो कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, ठीक है जी। पार्टिसिपेशन एज अ मोटिवेटर पढ़िए। पार्टिसिपेशन इन, Participation is decision making if genuine can make people more committed to the task. यानी कि आप जब लोगों को, आपको याद है मैंने आपको एक सूरह अल इमरान की आयत नंबर 159 आई गेस आपको दिखाई थी, लीडरशिप की आयत। उसमें क्या था? Yes. मशवरा लेना था या नहीं था? मशावर हूँ। तो पार्टिसिपेशन, जब आप अपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करवाएंगे, मशवरा लेंगे उनसे डिसीजन मेकिंग में, तो जेन्युइनली वो भी, तो वो बहुत ज्यादा कमिटेड फील करेंगे। उनको लगेगा कि हमें हमें कुछ समझा जा रहा है, हमसे हमें हम इम्पोर्टेंट है इस इदारे के लिए, हम भी कोई राय या मशवरा दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ बिग इनोवेट मोटिवेटर, ठीक है।
Participation can involve employees and make them feel committed to their task given the following conditions. 5 C's. पहली C certainty, दूसरी C consistency, तीसरी clarity, चौथी capacity, पांचवी commitment. Certainty, consistency, clarity, capacity, commitment. ठीक है, यानी आप कंसिस्टेंट, आप सर्टेनली उनसे मशवरा लें, जेन्युइनली, ऐसा नहीं दिखावे के लिए से मशवरा ले रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ उनसे राब्ते में रहें, क्लैरिटी दें, कैपेसिटी उनकी बेहतर करने की कोशिश करें, एंड कमिटमेंट, ऑब्वियसली काम की तरफ कमिट, अपने मिशन की तरफ कमिट. ठीक है, नेक्स्ट, इनअप्रोप्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम्स. इनअप्रोप्रिएट भी कुछ होता है रिवॉर्ड सिस्टम में. हाँ, कुछ इदारे गलती कर बैठते हैं, वो बिला वजह के रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं, यानी बोनसेस दे देते हैं, कोई परफॉर्मेंस हुई नहीं, कोई कुछ मतलब किसी ने अच्छा काम किया नहीं, कोई इदारे की बड़ी अचीवमेंट हुई नहीं और आपने बोनस दे दिया. पे राइजेस बिल्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं, बल्कि हर साल आप पे राइज कर रहे हैं बिला वजह का. आपको परफॉर्मेंस से अगर आप कनेक्ट करेंगे इन दो चीजों को, तो ही तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे. नहीं तो वो फॉर ग्रांटेड लेंगे कि अरे हमें हर साल पे इंक्रीज तो हो ही जाती है, हमें हर वक्त हर 6 महीने में बोनस मिल ही जाता है, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की. ठीक है, कहानी क्लियर है यहाँ तक? Yes, पढ़िए. ma'am. पे एज अ मोटिवेटर. Pay is the most important of the hygiene factor, but it is ambigu- ambiguous in its effect on motivation. Pay is the most important of the hygiene factors, but it is ambiguous in its effect of motivation. देखो, हर किसी को ना सिर्फ पे मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि हर कोई अपनी मैस्लो की हायरार्की में किस लेवल पे है आपको क्या मालूम. कोई बिल्कुल इस लेवल पे है, कोई इस लेवल पे है, कोई इस लेवल पे है, कोई इस लेवल पे है, तो हर एक का लेवल डिफरेंट है. तो जो इस लेवल पे होगा उसको तो पे मोटिवेट करेगा, मगर जो इस लेवल पे होगा उसको पे मोटिवेट नहीं करेगा, उसको रिस्पेक्ट चाहिए. समझ रहे हो, उसको चैलेंज चाहिए, उसको अचीवमेंट चाहिए. तो जरूरी नहीं कि हर किसी को पे ही मोटिवेट करे. हो सकता है किसी को वर्क एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, कि मेरा वर्क एनवायरनमेंट सेफ हो, साफ सुथरा हो, घर से करीब हो, तो ये सारी चीजें हैं. हाउ इज पे डिटरमाइंड? जॉब इवैल्यूएशन पे, कि भाई किस तरह की जॉब है, जॉब मुश्किल है, आसान है, तो उस बेस पे आपकी डिटरमाइन. आवाज थोड़ा हो रहा है मैम, आपके क्या हो रहा है? आवाज कट कट के आ रही है. आवाज कट रही है? अच्छा, हम कंप्लीट कर चुके हैं. माइक चेक कर लीजिए. जस्ट हेलो, अब सही है? हाँ, भी आना तो शुरू हो गया. जी. तो हाउ इज पे डिटरमाइंड? जॉब इवैल्यूएशन, फेयरनेस, नेगोशिएटेड पे स्केल्स, मार्केट रेट्स, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसको सामने रखते हुए किसी की भी पे डिसाइड हो रही है कि वो 10,000 रखनी चाहिए, 20,000 रखनी चाहिए, कि क्या रखनी चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीआरपी is a form of incentive system awarding extra pay for extra output of performance. यानी आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से आपको पे मिलेगी. आपने 10 यूनिट बनाए तो पर यूनिट 100 रुपए. 10 यूनिट बनाओगे तो 1,000, 50 बनाओगे तो उस हिसाब से. तो आपके ऊपर है, आप जितने यूनिट्स बनाओगे उतना आपको पे मिलेगी. दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे. टीआरपी के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये देख लीजिएगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग मच. रिवॉर्डिंग द टीम, आप टीम को रिवॉर्ड कर सकते हो ग्रुप बोनस स्कीम के जरिए, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम के जरिए.
अदर इश्यूज यानी पेंशंस वगैरह क्या होती हैं, गोल्डन हैंडकफ किसे कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो अभी हमें देखनी है। तो सबसे पहली चीज सीनियर एग्जीक्यूटिव पे पैकेजेस। सीनियर एग्जीक्यूटिव के पे पैकेजेस कैसे होने चाहिए? पेंशंस, पेंशंस हम हर एम्प्लॉय को जब वो रिटायर करते हैं एक पेंशन देते हैं, वो स्कीम होती है। पेंशन तो हमें पता ही है। गोल्डन हैंडकफ किसे कहते हैं? एनी आइडिया? No. बेसिकली गोल्डन हैंडकफ होता है कि जब आपका कोई अहम एम्प्लॉय, की एम्प्लॉय आपके इदारे को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, और वो आपके इदारे का सबसे अहम एम्प्लॉय है, वो आपके इदारे में, अभी आवाज सही आ रही है ना मोइजुद्दीन? मेरी आवाज सही आ रही है? सही है, समझ आ रही है, लेकिन मसला हो रहा है, कोई मसला नहीं, चैप्टर खत्म होने वाला है। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। गोल्डन हैंडकफ बेसिकली एक की एम्प्लॉई, एक अहम तरीन एम्प्लॉई आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो आप, और उसने आपके पास 5 साल 6 साल काम किया हुआ है और बहुत वेल ट्रेन्ड है और एक अहम तरीन एम्प्लॉई है, बट अब वो छोड़ के जा रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? आप इदारा, एज एन इदारा, आप उसको ऐसे ही थोड़ी हाथ से जाने दोगे। आप उसको कोई इंसेंटिव दोगे जिसके लिए वो छोड़ के जा रहे हैं, और उस इंसेंटिव को हम कहते हैं गोल्डन हैंडकफ। कि जब वो अगर उसकी लालच में आ जाएगा या उस इंसेंटिव से वो मोटिवेट हो जाएगा रुकने के लिए, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन हैंडकफ। आपने उसको रिटर्न हथकड़ी लगा, ठीक है। दूसरा है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक यानी आपका बहुत बेहतरीन बंदा जिसने आपके इदारे को 10 साल 12 साल सर्व किया है और वो छोड़ के जा रहे हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो आप उसको गोल्डन हैंडशेक करके भेजोगे, यानी कुछ अच्छी पेमेंट दोगे उसको, अच्छा रिवॉर्ड दोगे, उसके एजाज में पार्टी थ्रो करोगे और फिर जाके उसको रुखसत करोगे। इसको हम कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडकफ और हैंडशेक में ये डिफरेंस है, ठीक है जी। वॉलेंट्री रिडंडेंसी, कोई खुद छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो उसको हम वॉलेंट्री रिडंडेंसी कहते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई सवाल यहाँ तक? नो। ठीक है, क्विक क्विज कर लीजिएगा एंड इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी विद अ न्यू चैप्टर। तो हमारे कितने रहते हैं? आई थिंक थोड़े से रहते हैं अब। ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सिर्फ 2 रहते हैं यहाँ पे, और 4 चैप्टर सिर्फ रहते हैं हमारे। मैक्रो माइक्रो रहते हैं ना, और ये दोनों रहते हैं, और बाकी अकाउंटिंग का भी रहते हैं ना। चलिए जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।